जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के सीरीज में, जिसमें हम लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन का सारा प्रश्न सामान्य अध्ययन का देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग यह मास्टर वीडियो आएगा, तो इसमें हम लोगों ने पहले भारतीय इतिहास का मास्टर वीडियो, भारतीय अर्थव्यवस्था का, सामान्य भूगोल का, सामान्य विज्ञान का एवं बिहार एक राज्य संबंधित प्रश्न, इन सभी का मास्टर वीडियो आया हुआ है। अभी हमें सब मास्टर वीडियो आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो कि आप लोगों के पास उपलब्ध होगा। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो इस तरह के एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी 68वां का एग्ज़ाम बिल्कुल होने वाला है, तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप लोग इसमें तैयारी में लग गए होंगे। तो मेरा यह प्रयास रहा कि ये घटना चक्र सारा वीडियो किया जाए। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो जाइए, हम लोगों ने सारे वीडियो कर लिए। इसके साथ ही हम लोगों ने भारतीय इतिहास कर लिया, घटना चक्र का एडिटोरियल करंट अफेयर कर लिया है। तो अगर आप लोग ने वो भी नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जाइए आप लोग उसे भी चेक कीजिए और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कीजिए। तो यह घटना चक्र का मास्टर वीडियो रहेगा, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर सारा अब तक का बीपीएससी द्वारा पूछा गया सारा प्रश्न जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में आया है, वो सारा इस वीडियो में रहेगा। तो आप लोग से बस अनुरोध है कि आप लोग इसे कम से कम 2-3 बार जरूर देखें, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। और एग्जाम से पहले भी अगर देख लेंगे तो और अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी के साथ आइए मास्टर वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे 7वें वीडियो लेक्चर में। तो पिछले 6 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय इतिहास का तीनों सेक्शन कर लिया है, मॉडर्न, मिडिएवल और एंशिएंट। फिर हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था कर लिया। फिर हम लोगों ने भूगोल कर लिया, जिसमें विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों भूगोल कर लिया। अब हम इसका अगला सेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था करेंगे। तो आप लोग से बस ये अनुरोध रहेगा मेरा कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग तक इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द पहुंच जाए। और अगर आप लोगों के कोई पहचान के मित्र, दोस्त या फैमिली मेम्बर होंगे जो बीपीएससी की या इस तरह की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आप उन तक यह वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को इससे लाभान्वित हो और हमें भी प्रोत्साहन मिल सके, ताकि हम भी और अच्छे से अच्छे नए से नए वीडियो बना सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन है नहीं, अब दिसंबर ख़त्म ही होने वाला है, फिर जनवरी और फिर फरवरी में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो बस आपसे बस यही अनुरोध रहेगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो बस वीडियो ऑन कर लीजिए और रिवीजन मोड पर डाल दीजिए और बस देखते रहिए हमारा नया वीडियो। ये हम लोग इकोनॉमिक्स सर्च करने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय इतिहास का तीनों सेक्शन कर लिया था, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था कर ली थी, फिर भूगोल कर लिया था, भूगोल का तीनों सेक्शन हो गया था, दोनों सेक्शन हो गया था, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। अब हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक इसका प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और इस वीडियो को देखिए। और प्लेलिस्ट में मैं, अगर आप लोगों ने करंट अफेयर भी नहीं देखा है तो मतलब एडिटोरियल करंट अफेयर का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो भी डाल दूंगा, आप लोग जाइए उसे भी चेक कीजिए। और देखिए अब हम लोग चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है कृषि। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह कृषि है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या है? तो असंगठित क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? असंगठित क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय सूचकांकों का आकलन किनके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय सूचकांकों का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। आर्थिक विकास का सबसे अधिक सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो यह जारी किया जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह ढेर सारे संस्था मिलकर जारी करती है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न पर देखते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, तो यह डी ऑप्शन राष्ट्रीय औसत की 33%, राष्ट्रीय औसत का 33% था। ठीक है, बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद
उत्पादन स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत को एक अल्पविकसित देश कहा जाता है क्योंकि उसकी तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 एवं 4। तो देखते हैं क्या है। नियोजन की आवश्यकता के कारण नहीं, तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण सही, कृषि पर अधिकतम निर्भरता के कारण सही, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण यह भी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4। आइए फिर से देखते हैं। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण और पाश्चात्य सामाजिक अभिव्यक्ति के कारण। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जीडीपी से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? या जीडीपी से संबंधित है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो यह 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। 12वां प्रश्न। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो यह न्यूनतम से द्वितीय। भारत में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार द्वितीय राज्यों की तुलना में क्या है? न्यूनतम से द्वितीय है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो यह करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। भारत में अर्ध शोषण निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 2005 में। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 2005 से लागू हुआ है। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो यह बनता है सी ऑप्शन, व्यापार संबंधी निवेश उपाय। शब्द संक्षेप ट्रिम्स में से क्या बनता है? तो यह बनता है व्यापार संबंधी निवेश उपाय। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बढ़ाकर किस वर्ष को बना दिया? तो यह बना दिया गया 2011-12 को। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बढ़ाकर किस वर्ष को बना दिया? तो यह बना दिया 2011-12 को। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो यह है बिहार। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो यह बिहार राज्य है। बिहार के नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है क्या? तो यह न्यूनतम है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? तो यह न्यूनतम है। 19वां प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त में सही आरोही क्रम को चुने। तो सही आरोही क्रम हो जाएगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। निम्न राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त का सही अवरोही क्रम को चुने। तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। 20वां प्रश्न। भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। भारत में किस राज्य में कपास का उत्पादन सर्वाधिक है? तो यह है आंध्र प्रदेश। 21वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो यह करता है ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, क्योंकि यह सारे ऑप्शन लगभग सही है इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा। हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती बिल्कुल सही, गहन कृषि जिला कार्यक्रम सही, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम यह भी बिल्कुल सही है और बीज उर्वरक जल तकनीकी यह भी सही हो जाएगा। तो ई ऑप्शन हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा। इसमें लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। सॉरी, सी और डी इसमें सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका विकल्प ई हो जाएगा, सी और डी। मतलब उच्च उपज किस्म कार्यक्रम और बीज उर्वरक जल तकनीकी, ई सी और डी सही जाएगा, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आइए अगला देखते हैं। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है? तो यह है न्यूनतम। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो यह संबंधित है सक्षमता उपागम। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? यह है सक्षमता उपागम। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किसमें? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश है, कितना है? तो 15%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है 15%। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो कौन सा है? तिलहन नहीं है, बाकी गेहूँ, चावल और दाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन नहीं है, गेहूँ, चावल और दाल शामिल है।
अगला प्रश्न, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो नहीं है कौन सा? खनन का निर्यात, खाद्यान्नों का निर्यात। भारत में खाद्य प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है, बाकी खाद्यान्नों का वितरण है, खाद्यान्नों की खरीद है, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक का रखरखाव भी है। अगला प्रश्न, किस वर्ष कृषि और संबंधित क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर नकारात्मक हो गई थी? तो यह हो गई थी 2002 और 2003 के बीच में। किस वर्ष कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर नकारात्मक हो गई थी? तो 2002 और 2003 के बीच में हो गई थी। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है 15 लाख करोड़ रुपए। भारत में केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया 15 लाख करोड़ रुपए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। यह गलत है, तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए तो वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया गया, यह बिल्कुल सही है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। यह ऑप्शन गलत है। ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अगला देखते हैं। माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणी क्षेत्र के मध्य उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो यह 5 करोड़ रुपए से अधिक एवं 10 करोड़ रुपए से कम। माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गामी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो यह 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। ये देखिए पूरा इसका विवरण दिया हुआ है, कौन कौन सा क्षेत्र मध्यम लघु और सूक्ष्म के अंदर आता है, तो यह आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो यह कर देगा 74%। हाल ही में केंद्रीय बजट ने FM में बीमा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 74% कर दिया गया है। केंद्र सरकार के भारी लघु एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई? तो यह दी गई है 500 करोड़ रुपए तक। केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई? तो यह 500 करोड़ रुपए तक दी गई है। 34 नंबर प्रश्न, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? तो यह है वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय है। आइए अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा निगम कर के अलावा अन्य कर पर कर, फिर हो जाएगा संघ उत्पादक शुल्क, फिर हो जाएगा कस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 4, 3। उड़ा के सकल राजस्व के मामले में इनकी सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सी? तो अवरोही क्रम हो जाएगा ए, पहले 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 3। फिर से देखते, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार किया। तो यह हो जाएगा निगम कर, फिर निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, फिर हो जाएगा संघ उत्पादन शुल्क, फिर हो जाएगा कस्टम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो यह है प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो यह होती है उत्पादन शुल्क से। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत सरकार के राजस्व कर में सरकार को आय होती है? तो यह है उत्पादन शुल्क। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है क्या है? तो प्रत्यक्ष कर। भारत में आय की सबसे बड़ा स्रोत है कौन सा? प्रत्यक्ष कर। ब्याज भुगतान का आइटम है क्या है? तो राजस्व व्यय का। ब्याज भुगतान एक आइटम है क्या? राजस्व व्यय का। राजकोषीय घाटा है क्या है? बजटीय घाटा का योग और सरकार के बाजार ऋण तथा दायित्व। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटा का योग और सरकार के ब्याज ऋण तथा दायित्व। आइए 41वां प्रश्न देखते हैं। भारत में राजस्व घाटा से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्तपोषित के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। बी ऑप्शन। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को उन व्ययों को
वित्त पोषित के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। बी ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो यह किया गया 6.8%। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो यह किया गया 6.8%। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो यह किया गया 2011-12 में। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो यह 2011-12 में पेश किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है? तो यह संबंध है उत्पादन कर से। संशोधित मूल्यवर्धन कर का संबंध है किससे? तो उत्पादन कर से संबंधित है। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये तो प्रारंभ किया गया 1994-95। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1994-95 प्रारंभ किया गया। स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट को की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति तो यह लाया गया था 2000 में। समुद्री मत्स्य नीति तो यह लाया गया था 2004 में। नवीन विदेशी व्यापार नीति तो यह लाया गया था 2014 में। और 7वां वित्त आयोग यह आया था 1978 में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2। फिर से देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में लाया गया था। समुद्री मत्स्य नीति तो यह लाया गया था 2004 में। नवीन विदेशी व्यापार नीति तो यह लाया गया था 2014 में। और 7वीं वित्त आयोग यह आया था 1978 में। ये देखिए यहाँ पे मिलान किया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्तंभ क के साथ स्तंभ ख के मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओपन जनरल लाइसेंस तो यह लाया गया था विदेशी व्यापार के लिए। ट्राइसेम यह आया था रोजगार के लिए। फिर थोक मूल्य सूचकांक यह हुआ था मुद्रास्फीति। फिर नकदी रिजर्व अनुपात यह हुआ था ऋण नियंत्रण। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। फिर ओपन जनरल लाइसेंस तो ये आया था विदेशी व्यापार। ट्राइसेम यह हुआ था रोजगार के लिए। फिर हुआ थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति। और नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण के लिए। ये यहाँ पर मिलान किया हुआ आप लोग देख सकते हैं। भारत में बजट घाटा को पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया। कब किया गया था? 13 मार्च 1997 को। भारत में बजट घाटा को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया था। कब? 13 मार्च 1997 को। 49वां प्रश्न देखते हैं। भारत के मध्य अर्थशतक या मिड-50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो यह था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। भारत में मध्य अर्थशतक या मिड-50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था, क्या था? तो भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो यह की जाती है, ई ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें टोटल 102 मांगे की जाती है जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। संसद के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में की गई थी। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो यह नहीं है, ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक होगा जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 54वां प्रश्न। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसो होते हैं कौन? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसो होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो यह आया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को आया था। समुदाय विकास कार्यक्रम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह हुआ था एकीकृत ग्रामीण विकास योजना।
अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था राजस्थान राज्य में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। जल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यह है डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। कौन सा सही? तो चारों ऑप्शन सही है। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, एक योजना जो 3, 4 और 5 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होता है और 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। फिर से देखते हैं, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, सही। एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्ष के लिए निर्धारित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होता है, यह बिल्कुल सही है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना, यह बिल्कुल सही है। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो यह थी 1966 से 1969। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी कब से? 1966 से 1969। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है समावेशी आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? समावेशी आर्थिक अभिवृद्धि। स्तंभका का साथ स्तंभरेखाओं को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3, 2, 1, 4। 1995 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। फिर 1964 में हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। 1982 में हो जाएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक। फिर 1987 में हो जाएगा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। फिर से देखते हैं, 1955 में हो जाएगा भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम। 1964 में हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। फिर हो जाएगा 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक। फिर हो जाएगा 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पूंजी निर्माण बोर्ड। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न। चौसठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व में शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल हुआ? तो यह भारतीय स्टेट बैंक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया? तो यह रखा गया था 4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो यह था 4%। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा, उपयुक्त सूचकांकों में कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित किया जाता है या किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 4। शहरी गैर श्रम कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा ऑप्शन 4, शहरी गैर श्रमिक कार्यक्रमों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, यह CSO द्वारा संकलित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, कौन सा शामिल है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। CRR और SLR को कम करना, यह बिल्कुल सही है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का निवेश प्रवेश, यह भी सही है। ब्याज दर की अविनियमन, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है कौन सा? तो CRR और SLR को कम करना बिल्कुल सही। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, यह भी सही है। ब्याज दर का अविनियमन, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन 15 वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो नहीं है कौन? तो सुदीप्तो मुंडले, या नहीं था 15 वित्त आयोग के सदस्य, सुदीप्तो मुंडले। बाकी अशोक कुमार लाहिड़ी थे, रमेश चंद्र और अजय नारायण झा थे। ठीक है, इनमें से कौन 15 वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे? तो सुदीप्तो मुंडले। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो यह वृद्धि करेगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, क्या? वृद्धि। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है क्या? गर्म मुद्रा, ये ऑप्शन। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है क्या? तो गर्म मुद्रा कहलाती है। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो बीमा क्षेत्र से। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? बीमा क्षेत्र से। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची में देखते हैं कौन कौन सा है।
पहला सरकारी आयोग, तो यह हो जाएगा केंद्रीय राज्य संबंध से संबंधित सरकारी आयोग। फिर हो जाएगा श्री रंगराजन समिति, तो श्री रंगराजन समिति संबंधित है गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। फिर देखते हैं अगला पारेख समिति, तो पारेख समिति संबंधित है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। फिर नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र से सुधार से। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा दिया हुआ है चारों ऑप्शन। सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध, फिर श्री रंगराजन समिति गरीबी माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने हेतु, फिर पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से, फिर नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। फिर चौथा नवा प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखते हैं, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालीन उधार पर लेती है। यह बिल्कुल सही है। नहीं, यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन देखना है, तो सी में 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालीन उधार पर लेती है। गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यह दोनों उलट किया हुआ है। तो भारतीय रिजर्व रेपो दर और ब्याज दर दोनों उल्टा इसमें दिया हुआ है, इसलिए गलत, दोनों ऑप्शन गलत है। फिर से देखते हैं, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेती है। यह गलत है क्योंकि अल्पकालिक उधार पर रेपो दर लिया जाता है और दीर्घकालिक उधार पर बैंक दर ब्याज दर लिया जाता है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेते हैं। यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का। 6वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। तो इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम क्या? तो सही कालानुक्रम मतलब सबसे पहले, फिर उसके बाद देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहले 2 आया, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर। तो पहले आया ट्राइसिम 2 नंबर, फिर आया 4 RLEGP, फिर आया 3 नंबर JRY, फिर आया 1 नंबर EAS। फिर देखते पहले आया 2 नंबर ट्राइसन, फिर दूसरे नंबर पर आया RLEGP, फिर आया JRY, फिर आया EAS। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबका फुल फॉर्म दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे आराम से रोक कर देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। आज अगला प्रश्न देखते हैं, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करने तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करने तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है PM कुसुम का योजना। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बाकी ग्रामीण विद्युतीकरण है, ग्रामीण आवास है और ग्रामीण टेलीफोनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो यह संबंधित है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो यह सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया है। तो यह क्या है? 55%। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया है। तो यह है 55%। आइए 81वां प्रश्न, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है? तो कौन सा सही है? सी ऑप्शन 2 और 3 सही है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति 25 रुपये प्रतिदिन है, यह बिल्कुल सही है। फिर नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 3200 प्रतिदिन, यह बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है? तो सी ऑप्शन 2 और 3। ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात से कमाता है? तो यह कमाता है कपड़ा के निर्यात से। भारतीय अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो यह कपड़ा के निर्यात से कमाता है। 84वां प्रश्न, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कौन सी? तो कपड़ा। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? तो कपड़े हैं। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई है? तो दी गई है सलीम समूह को।
नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? यह सलीम समूह है। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल रहा था? तो यह रहा था 1972, 73 और 1976, 77 में। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल रहा था? तो 1972, 73 और 1976, 77 में। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? या प्रारंभ की गई थी 1999 में। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1999 में प्रारंभ की गई थी। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है? सी ऑप्शन, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं एवं अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं के रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तन करके देने की अनुमति से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यह है 10%। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 10% है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, किसे जोड़ता है? तो हल्दिया से इलाहाबाद को। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है किसे? हल्दिया से इलाहाबाद को। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो यह उच्चतम है सेवा क्षेत्र में। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो यह सेवा क्षेत्र में उच्चतम है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है दिल्ली मुंबई गलियारा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो यह दिल्ली मुंबई गलियारा है। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यह वर्तमान गवर्नर है उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उर्जित पटेल हैं। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थिति है कौन सी है? तो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है कौन सी? तो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था की। G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। आइए 96वां प्रश्न देखते हैं। इन देशों में कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो स्पेन इनका सदस्य नहीं है। इन देशों में कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो स्पेन नहीं है। बाकी फ्रांस, इटली और जर्मनी इनका सदस्य है। आसियान इसके लिए है तो यह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान इसके लिए है तो यह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था किसके लिए? तो भारत सहायता क्लब के लिए। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था किसके लिए? तो भारतीय सहायता क्लब के लिए। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है कृषि। वर्तमान में बिहार का संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। आइए 100वां प्रश्न देखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो यह है वॉरेन बफेट। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो वॉरेन बफेट है। वर्ष 2006-2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था कितना प्रतिशत? तो 60% था। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो 60% था। भारत का कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह जनसंख्या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह आंकड़ा काफ़ी पुराना है। तो अब नया आंकड़ा आने वाला है, या 2011 का तो आ गया, 2021 का आने वाला है, तो आएगा तो पता चल ही जाएगा नया आंकड़ा। तब तक हो सकता है BPSC का एग्ज़ाम हो जाए तो आप लोग पुराने आंकड़े पर ही काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है कितना? तो यह है 324। जनगणना 2021 के अनुसार भारत का जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है कितना? तो 324 है। अब यह 2001 के आंकड़ा के अनुसार था, 2011 के आंकड़ा के अनुसार 382 हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है बिहार में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह बिहार राज्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का खाली स्थान बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो यह तीसरा बड़ा जनसंख्या था। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का खाली स्थान बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो यह तीसरा बड़ा राज्य। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य की
में निवास करते थे कितना, तो 8%। दोहरे की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का खाली स्थान प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करते तो 8% थे। दोहरे की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो यह है 8,29,98,509 ए ऑप्शन। दोहरे की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 8,29,98,509 या दोहरे की जनगणना के अनुसार है। दोहरे 11 में यह बदल गया, दोहरे 11 में हो गया 10,40,99,452। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, तो यह है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, तो यह है उत्तर प्रदेश। शिशु मृत्यु दर क्या है, तो यह है बी ऑप्शन, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। शिशु मृत्यु दर क्या है, तो यह हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 110 नंबर प्रश्न। भारत में 1991 से दोहरे में साक्षरता दर की वृद्धि थी कितनी, तो 12.6%। भारत में 1991 से दोहरे में साक्षरता दर की वृद्धि है कितना, 12.6%। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सही आंकड़ा नहीं दिया हुआ है। महिला साक्षरता दर है 65.46%, जो बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। दोहरे 11 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आय क्या है, तो यह न्यूनतम आय 5 वर्ष है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है। आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो यह करता है 65%। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो यह है 65%। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो यह करता है तापीय क्षेत्र से। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो यह तापीय क्षेत्र से प्राप्त करता है। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, तो क्या लक्ष्य था, इनमें से सभी, मतलब उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण। 1991 में नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, क्या था, उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण। 116 नंबर प्रश्न। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुई थी, तो यह स्थापित हुई थी 1956 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुई थी, तो यह 1956 में स्थापित हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे अधिक योगदान करता है, तो यह करता है तृतीय क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, तो यह है तृतीय क्षेत्र। 118वां प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो यह सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो यह सेवा क्षेत्र है। सापेक्ष निर्धनता मतलब रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है, तो क्या है, आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष निर्धनता या रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या है, तो आर्थिक असमानताएं हैं। इनमें से किसने गरीबी निवारण में प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह पर के विचार को दिया था, तो यह दिया था मोहम्मद यूनुस ने। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था, तो यह थे मोहम्मद यूनुस। 121 नंबर प्रश्न। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था, तो यह हुआ था तृतीय क्षेत्र का। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था, तो यह हुआ था तृतीय क्षेत्र का। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, कैसे की जाती है, तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो कैसे की जाती है, तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। तो आज के वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं तक देखेंगे। 122 नंबर प्रश्न आगे का प्रश्न अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग से बस यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसे बार बार देखें। जितना अधिक से अधिक बार देखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, उतना ही जल्दी आपका रिवीजन हो सकेगा। तो आप लोग इसे बार बार देखिए और इसे शेयर करें उन लोगों तक जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब BPSC या इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग तक इसे आसानी से पहुँचाया जा सके। और अगर आप लोग ने पिछले के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, जाइए उसे चेक कीजिए। उसमें भारतीय इतिहास के 3 पार्ट, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न दिया हुआ है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था है, फिर भूगोल है, भूगोल का 2 पार्ट है, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। यह हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था चल रहा है, तो इसका अगला सेक्शन में भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगा। तो आप लोग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे रिवाइज़ कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके।
चलिए, तब तक अगले वीडियो के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए आराम से और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे बीपीएससी सीरीज़ में, जिसमें हम बिहार विशेष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का 8वां लेक्चर है। पिछले 7 लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास के 3 पार्ट कर चुके हैं, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था कर लिया, फिर हम लोगों ने भूगोल कर लिया, जिसमें विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों था। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए। हम लोगों ने करंट अफेयर भी कर लिया, एडिटोरियल करंट अफेयर का ईयरली। तो अगर आप लोगों ने उसे भी नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जाइए आप लोग चेक कीजिए उसको। अगर आप लोग ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नया वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग तक बहुत आसानी से पहुंच जाए और आप लोग नए वीडियो से अवगत हो सके। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तथा जिन्हें इस वीडियो से लाभ पहुँच सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार इसे देखिए, ताकि जब भी आप पढ़ने का मन हो तो आप इसे रिवाइज कर सकें आसानी से। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकेगा और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से तैयार हो सकेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे थे, जिसमें 122वां प्रश्न तक हम लोगों ने कर लिया था। आइए अब 123वां प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले बस मेरा यही अनुरोध रहेगा आपसे कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे ढंग से हो सके। चलिए आइए हम शुरू करते हैं 123वां प्रश्न से। भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे माना जाता है? तो यह है पीवी नरसिम्हा राव। भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे माना जाता है? तो यह पीवी नरसिम्हा राव। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी निवेश सम्मिलित नहीं है। बाकी आय शुल्क में कमी सम्मिलित है, आय लाइसेंसिंग का अनुमोदन सम्मिलित है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह यह भी सम्मिलित है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किस एक घटक अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? तो यह नहीं लिया गया है शिशु मृत्यु दर को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किस एक घटक अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? तो यह शिशु मृत्यु दर को। बाकी अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी को लिया गया है, साक्षरता दर को लिया गया, जन पर जीवन प्रत्याशा को लिया गया है। आज अगला प्रश्न, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो यह नहीं आता है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। बाकी सड़कें, रेलवे और ऊर्जा आती है। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता? तो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। भारतीय सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया? तो नहीं किया गया है तार संचार या दूरसंचार को। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया? तो तार संचार या दूरसंचार को। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को शामिल किया गया है। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि मेक इन इंडिया में बहुत सारे उद्देश्य दिए गए हैं, तो इसका विवरण में पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं 130वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करने प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो यह प्रस्तावित किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। पूरा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधा प्रदान करने प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। असंगठित क्षेत्र में के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी उपयुक्त सभी के मतलब वृद्ध व्यवस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के द्वारा। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा वृद्ध व्यवस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो इसमें पोषण। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो पोषण अवयव नहीं है। बाकी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण सड़क है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उनकी सफलता मिलती है जितनी आशा की जाती है। बिल्कुल सही है। केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहता है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, ए सत्य परंतु आर असत्य है।
फिर से देखते हैं, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिलती है जितनी आशा की जाती है। बिल्कुल सही। केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहता है, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? तो यह लागू किया गया ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए फिर से देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को द्वितीय चरण के किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? तो ये ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे देख लीजिए। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण इनका मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1953 में। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था? तो 1953 में किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्राप्त प्रतिमाह होती है। कितनी पेंशन प्रतिमाह होती है? तो यह 3000 रुपये प्रतिमाह होती है। फिर से देखते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन खालिस्तान प्रतिमाह प्राप्त होती है। तो कितने? 3000 रुपये। यह डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह विवरण है, इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं मनरेगा के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो यह जाएगा, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व होना। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सम्मिलित स्वरूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। बेकार मतलब कृषि में। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है कहाँ? कृषि क्षेत्र में। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। तो यह किया गया किसानों को मानक ऋण का। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं किया है किसानों को मानक ऋण का। बाकी बिचौलियों की समाप्ति की गई है, भूजोतों का एकीकरण किया गया और सहकारी कृषि की गई है। आइए अगला प्रश्न, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो यह बीजों की उच्च पैदावार पर निर्भर करती है। यह देखिए 4 अवयव हैं हरित क्रांति के बारे में, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आराम से। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो यह हुआ जूट तथा रुई उद्योग। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जूट तथा रुई उद्योग प्रभावित हुआ। भारत में किस उद्योग को सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो यह है कपड़ा उद्योग में। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है तो कौन सा? कपास। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है कौन सा? कपास। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कोयम्बटूर में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। मोडवर्ट जो अप्रैल 2021 में कार्यान्वित हुआ प्रतिस्थापित किया गया, कहाँ किया गया? तो यह इसका उत्तर स्टार मार्क किया हुआ, आप लोग इसे आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ सकते हैं। फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं, मोडवर्ट जो अप्रैल 2021 में कार्यान्वित हुआ प्रतिस्थापित करता है, क्या करता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हैं। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह है भारहास मूलक पर। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह है भारहास मूलक। निर्देश निम्नलिखित कथनों पर माना कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। कथन, गत सदी के 80 के दशक तक भारतीय उद्योग ने उपभोक्ता वस्तु उद्योग में मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योग की ओर संरचनात्मक संस्थागत स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। यह बिल्कुल सही है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई है, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। आइए फिर से देखते हैं, गत सदी के 80 के दशक तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। यह बिल्कुल सही है।
फिर इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई, यह बिल्कुल गलत है। या इसका डिस्क्रिप्शन है, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कोर उद्योग क्या है? तो यह है उपयुक्त सभी, मतलब विद्युत है, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ हैं। भारत में कोर उद्योग क्या है? तो विद्युत है, पेट्रोलियम पदार्थ है और कोयला है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो यह है अप्रत्यक्ष कर। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्योगों में शामिल नहीं था? तो यह था भारत को शिक्षित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? तो कौन था? भारत को शिक्षित करना। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो यह था 2017 में। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया? तो 2017 में यह मिला दिया गया था। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह है बिक्री कर। भारत के राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? तो बिक्री कर है। विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह था विकास में। विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ था? तो विकास में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है? तो यह है भूमि राजस्व। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है? तो भूमि राजस्व नहीं है। कौन सा ऐसा कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो यह है केंद्रीय उत्पादक शुल्क, मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। कौन सा ऐसा कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो यह केंद्रीय उत्पादक शुल्क या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? तो यह है बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। निम्न से कौन दो परोक्ष कर है? तो बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। निम्न प्रत्यक्ष करों में से वे किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो यह है निगम कर। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से राज्य सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर है। भारत में वित्तीय वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह गलत है क्योंकि यह संवैधानिक निकाय है। फिर देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 2080 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, बिल्कुल सही। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार होती है, यह बिल्कुल सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, यह गलत है। फिर से पढ़ते हैं, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संवैधानिक निकाय, यह गलत है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, यह बिल्कुल सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है, यह बिल्कुल सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, यह गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो हो जाएगा ब्याज दर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर नहीं है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है डॉक्टर सी रंगराजन। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन उद्योग शुल्क शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है कितना? तो 42%। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना? तो 42% है। बैंकों द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपायों को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो यह है क्रेडिट कार्ड। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो यह है क्रेडिट कार्ड। 168वां प्रश्न, 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 12% प्रतिवर्ष कर दिया था। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर 12% प्रतिवर्ष कर दिया था। 169वां प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात का वर्तमान दर कितना है? तो 9% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात का वर्तमान दर कितना है? तो 9% है। निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो यह मुद्रा का मात्रा। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो मुद्रा का मात्रा नहीं है। बाकी मूल्य स्थिरीकरण है, बचत दर है, वह संसाधनों का उपयोग है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका? तो निवेश बैंक का। जीवन बीमा निगम उदाहरण किसका? निवेश बैंक का। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, किसका अंश है? तो सहकारी उधार ढांचा का। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित
का एक अंश है किसका? तो सहकारी उधार ढांचा का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मुद्रा छापा जाता है कहाँ छापा जाता है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारतीय मुद्रा छापा जाता है कहाँ? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो यह मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना है। खाली स्थान की सिफारिशों पर बैंक की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है किस पे? तो नरसिम्हम कमेटी पे। खाली स्थान की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है तो यह नरसिम्हम कमेटी पे है। यह विवरण है, आप चाहे तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, नरसिम्हम कमेटी के बारे में। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी का पर्याप्त मानक है कौन सा? 8%। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी का पर्याप्त मानक है कितना? 8%। केंद्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है वर्गीकृत है कहाँ? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है वर्गीकृत है कहाँ? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। नाबार्ड उधार देता है किसे? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। नाबार्ड उधार देता है किसे? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। आइए अगला प्रश्न। भारत में कृषि पुनरावृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, विकास राष्ट्रीय बैंक। भारत में कृषि पुनरावृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी का आशय उन मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स को साथ आया है, बिल्कुल सही। फिर अगला देखते हैं। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है, बिल्कुल गलत है। BNI 26 संकेतकों पर आधारित, यह बिल्कुल सही है। BNI में 6 आयाम होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। फिर से देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3 सही है। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, यह बिल्कुल सही है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया, यह बिल्कुल गलत है। BNI 26 संकेतकों पर आधारित, यह बिल्कुल सही है। BNI में 6 आयाम है, यह बिल्कुल गलत है। आइए अगला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो ये घटा प्रथम योजना के दौरान। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना या काल के दौरान कीमत स्तर घटा है? तो यह प्रथम योजना। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो इनमें स्रोत नहीं है नाबार्ड। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो नाबार्ड नहीं है। बाकी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, राज्य वित्त निगम है और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो यह ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली नोट इशू आधारित है किस पर? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली नोट इशू आधारित है किस पर? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। हाल ही में डीजल की कीमत बढ़ाई गई, क्यों? तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु जो कि पिछले सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। हाल ही में डीजल की कीमत बढ़ाई गई तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारित हेतु जो कि पिछले सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, किससे? तो एक्सिम बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, तो एक्सिम बैंक के द्वारा। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो यह की गई थी छठी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो यह छठी थी। मिलेनियम विकास लक्ष्य में
किसे शामिल नहीं किया गया? तो यह शामिल नहीं किया गया 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति। मिलेनियम विकास दर में किसे शामिल नहीं किया गया? तो यह 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति को शामिल नहीं किया गया। बाकी निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना शामिल किया गया है। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति को शामिल किया गया है। लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा या शामिल किया गया है। ये देखिए कितना सारा उद्देश्य शामिल किया गया। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है। फिर भारतीय रुपये की विनियमन दर निर्धारित होती है किस पे? तो उपयुक्त में से किसी नहीं। मतलब भारतीय रुपये का विनियमन दर निर्धारित होती है किस पे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका अलग ही नियमन दर है, तो आप इसे बॉक्स में पढ़ सकते हैं। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एपेक का पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। आइए 195 नंबर प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशिया प्राथमिक व्यापार समझौता साप्टा साउथ एशिया प्रोफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ कब हुआ? तो 7 दिसंबर 1995 को। दक्षिण एशिया प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ कहा? तो 7 दिसंबर 1995 को। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य 7 देश है, जो नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें इसका उत्तर स्टार मार्क किया हुआ है, तो आप लोग नीचे ऑप्शन में देख सकते हैं। इसमें ए और बी दोनों सही है, मतलब चीन और म्यांमार दोनों नहीं है सदस्य सार्क देश का। चलिए फिर से देखते हैं निम्नलिखित देशों में कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो इसका उत्तर स्टार मार्क किया हुआ है, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान नहीं है, बाकी बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान है। कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान नहीं है। भारत के उद्यमित निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रत्न एवं आभूषण का 17% योगदान है। इसमें सही कथन खोजने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, तो आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेंगे। मैं इसका 4 ऑप्शन पढ़ देता हूँ। पश्चिमी यूरोपीय एवं उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात का 53% तथा आयात का 40% हिस्सा रखते हैं। लैटिन अमेरिका, उप सहकारी अफ्रीकी तथा मध्य पूर्वी के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभावित बाजार प्रस्तुत करते हैं। विश्व निर्यात में भारत का भागीदारी 2% से कुछ अधिक है। तो इसका आंसर सही नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं 1-2 सेकंड के लिए रोकता हूँ यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 199 नंबर प्रश्न। वर्ष 2001, 2002 तथा वर्ष 2002-2003 के दौरान भारत में कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो भारत का कुल आयात में कृषि आयात का योगदान लगभग 12% रहा, यह गलत है। भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा, यह बिल्कुल सही है। भारत में कुल निर्यात में कृषि निर्यात का योगदान लगभग 4% रहा, यह गलत है। भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 23% रहा, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 और 4। वर्ष 2001-2002 तथा वर्ष 2002-2003 के दौरान भारत में कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भारत में कुल आयात में कृषि आयात का योगदान लगभग 12% रहा, यह गलत है। भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा, यह बिल्कुल सही है। भारत के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का योगदान लगभग 4% रहा, यह गलत है। भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 23% रहा, यह बिल्कुल सही है। आइए 200 नंबर प्रश्न। वर्ष 2019-2020 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2019-2020 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा? तो यह था संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2017 में मांस एवं मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी कितनी? तो 3%। वर्ष 2017 में मांस एवं मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्से थी कितनी? तो यह थी 6%, सॉरी 3% थी, डी ऑप्शन। भारत सरकार ने 2020-2021 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो यह लाभान्वित होगा निर्यात क्षेत्र।
भारत सरकार ने 2020-2021 के बजट में एक नई योजना निर्विघ्न घोषित की। अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो यह होगा निर्यात क्षेत्र। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है कौन सा? तो चालू खाता की पूर्ण विनियमितता। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है तो चालू खाता की पूर्ण विनियमितता। 294वां प्रश्न, वित्त वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा संरक्षित भंडार में है कितना? तो 28,55,888 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा संरक्षित भंडार में है कितना? तो 28,55,882 करोड़ रुपए। निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो यह है ABD। निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो यह है ABD। यह ABD है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आइए 296वां प्रश्न देखते हैं। WTO अस्तित्व एग्जिस्टेंस में आया कब? तो यह आया जनवरी 1995 में। WTO अस्तित्व में आया कब? तो जनवरी 1995 में। वित्त वर्ष में भारतीय रुपये के महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया कब? तो 1991 में। किस वर्ष में भारतीय रुपये के महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 1991 में किया गया। भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता बायलैटरल फॉरेन एड आती है? तो आती है जापान से। भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता बायलैटरल फॉरेन एड आती है? तो यह जापान से आती है। अर्थव्यवस्था में सन 1998 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह मिला था अमर्त्य सेन को। अर्थव्यवस्था में सन 1998 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था कब? तो जुलाई 1991 में। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था कब? जुलाई 1991 में। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है कौन? तो यह USA। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो यह USA है। आइए अगला प्रश्न 212 नंबर देखते हैं। भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं? तो यह है 7। भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने? तो यह 7 हैं। निम्नलिखित में PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाता है? तो यह खाता है C ऑप्शन, केवल एक से। मतलब इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। निम्नलिखित में से PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाता? तो इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो यह है विश्व व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो यह है विश्व व्यापार संगठन। आइए अगला प्रश्न। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो यह D चतुर्थ, 1966 से लेकर 1971 वाली। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो चतुर्थ अवधि 1966 से लेकर 1971 तक, क्योंकि इस समय योजना अवकाश की अवधि चल रही थी। योजना आयोग है एक परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग है एक क्या? परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग का रूप क्या है? तो यह है परामर्शदात्री संस्था के रूप में। योजना आयोग का रूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। योजना आयोग है एक गैर संवैधानिक निकाय। योजना आयोग है एक क्या? गैर संवैधानिक निकाय। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किसे? तो रोजगार बढ़ाने को। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किसे? रोजगार बढ़ाने को। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है कौन? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद है। पंचवर्षीय योजना को मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है कौन सी? तो 1992 से लेकर 1997। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी? तो 1992 से लेकर 1997 तक। 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 5.6% तक। 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 5.6% तक। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था क्या? तो यह 1966 से लेकर 1977 तक। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था कब से? तो 1966 से लेकर 1977 तक। 227वां प्रश्न। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी
तो यह 1997 से लेकर 2002 तक। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है कौन सी, तो 1997 से लेकर 2002 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अवकाशीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है कितना, तो यह स्टार मार्क किया हुआ है इसमें, तो इसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है कितना, तो आंसर में स्टार मार्क दिया हुआ है, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से पढ़ सकते हैं। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो यह होता है जिला नियोजन पदाधिकारी। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो जिला नियोजन पदाधिकारी होता है। आर्थिक नियोजन विषय है किसका, तो संवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन विषय है किसका, तो संवर्ती सूची का विषय है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो यह तैयार की थी पीसी महालनोबिस ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। 10वीं योजना की अवधि क्या है, तो इसकी अवधि है वर्ष 2002 ईस्वी से लेकर वर्ष 2007 ईस्वी तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 2002 ईस्वी से लेकर 2007 ईस्वी तक। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो यह सन 1991। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो यह सन 1991 है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए आगे देखते हैं। 234वां प्रश्न, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है, तो यह है 1921। भारत में जनसंख्या अध्ययन का कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है, तो वर्ष 1921। भारत में ग्रामीण आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है, तो यह पाती है 94%। भारत में ग्रामीण आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है, तो यह 94%। वर्ष 2000 से लेकर 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से नीचे था, तो यह था उड़ीसा राज्य। वर्ष 2000 से लेकर 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता की राष्ट्रीय औसत से नीचे था, तो यह उड़ीसा राज्य था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, तो यह है महाराष्ट्र। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, तो यह है महाराष्ट्र। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो यह है संपूर्ण भूमि का 33%। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है कितना, संपूर्ण भूमि का 33%। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते थे, यह जाने जाते चिपको आंदोलन के लिए। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते थे, यह जाने जाते चिपको आंदोलन के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था स्थित है कहाँ स्थित है, तो नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था स्थित है कहाँ, तो नागपुर में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो यह है कलकत्ता। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो कलकत्ता है। अब यह मुंबई होगी 2011 की जनगणना के अनुसार, आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आराम से पढ़ सकते हैं। अगर पेन पेपर लेके बैठे हो तो इसे आराम से लिख भी सकते हैं। भारत में शहरी अर्बन जनसंख्या कुल जनसंख्या के खाली प्रतिशत के बराबर है, तो यह है 25.72%। भारत में शहरी या अर्बन जनसंख्या कुल जनसंख्या के खाली स्थान प्रतिशत के बराबर है, तो यह 25.72% है। 2011 के जनगणना के अनुसार 31.1% हो गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो यह सी ऑप्शन 84.4 करोड़। यह काफ़ी पुराना प्रश्न है, इसमें 1991 की जनगणना पूछी हुई है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब 2011 की जनगणना आ चुकी है, अब 2021 की जनगणना आएगी कुछ ही दिनों में। तो आइए 2011 की जनगणना के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार है 121,85,181 करोड़ 8,54,977। 244वां प्रश्न, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो वृद्धि दर कितनी थी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 10 की वृद्धि दर 17.7% थी। फिर से देखते हैं प्रश्न, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगी, क्योंकि यह 17.7% है। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो कमी का रुख दिखाती है। तो नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कमी का रुख दिखाती है, ठीक है। यहाँ पे इसका विवरण है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक
आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से घट गया है। 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से घट गया है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है कौन सा? तो चीन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह चीन है। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में निम्न देशों से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। जननांकीय डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ है कौन सा? तो प्रति 1000 पुरुष के साथ महिलाओं का अनुपात। जननांकीय डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ है क्या? तो प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो यह पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो यह पश्चिम बंगाल में। यह ऑप्शन 2001 की जनगणना के अनुसार था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार हो गया है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो यह है पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर है, तो यह जन्म दर कितना है? 30.0%, 0 प्रति हज़ार। 2091 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर कितना है? तो 30.0 प्रति हज़ार। 253वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो यह है जैन धर्म में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? तो यह है जैन धर्म। 254वां प्रश्न, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्री दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो यह है बिहार की। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो यह है बिहार में। 255वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो यह है मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो यह है मिजोरम। तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था का यह अध्याय खत्म होता है। अब शुरू होगा सामान्य विज्ञान, जो कि अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप लोग अगर अभी तक बने हुए हैं तो आप लोग को बस इसे बार बार देखते रहना है ताकि अच्छे से आपका रिवीजन हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। अगर आप लोग के जान पहचान या परिचय में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो BPSC की तैयारी कर रहे होंगे या इस तरह के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और आप लोग बस एग्ज़ाम में कुछ दिन बाकी है तो आप लोग इस वीडियो को जितना बार देखेंगे उतना अच्छे से आपके रिवाइज़ कर पाएंगे। और इससे पहले हम लोगों ने भारतीय इतिहास के 3 अध्याय कर चुके हैं, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास था। फिर हम लोगों ने राज्य व्यवस्था कर लिया, फिर हम लोगों ने भूगोल कर लिया जिसमें विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल दोनों था। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग जाइए उसे देखिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोगों ने करंट अफेयर का भी सीरीज़ कर लिया, तो अगर करंट अफेयर आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग करंट अफेयर की सीरीज़ भी आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे होंगे। धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए ताकि आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो सके। और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आप लोगों को तो इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।